नमस्कार बेटाओ। आज अपन 12th क्लास बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि पराग नलिका किस तरीके से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है ना। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं उसको। हेडिंग लगाई थी हमने, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, ये थी हेडिंग। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से बताया था? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? नंबर 1 द्वारीय प्रवेश, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? पोरोगैमी। पोरोगैमी या द्वारीय प्रवेश में हमने क्या बताया था? द्वारीय शब्द आ रहा है। द्वारीय किस में आता है? इसमें अपन एक लाइन समझते हैं, पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा था हमारा निभागीय प्रवेश, अंग्रेजी में कहते हैं चैलेंजोगैमी। क्या कहते हैं? चैलेंजोगैमी। सीधा सीधा मैंने बताया था, हम जो 3 प्रकार पढ़ते हैं उसके नाम से ही हमें पता लग जाएगा पराग नलिका बीजांड में किस सिरे से प्रवेश करेगी, किस क्षेत्र से प्रवेश करेगी। सेकंड जो निभागीय प्रवेश पढ़ रहे हैं, इसमें पराग नलिका का प्रवेश कहाँ से होगा? निभाग वाले सिरे से। तो इसमें हम लिखेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभाग की ओर से होता है। ठीक है। थर्ड हमने कौन सा लिया था? मध्य प्रवेश, अंग्रेजी में कहते हैं मीजोगैमी। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम या करके अपन लिख सकते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश भी कहते हैं। अध्यावरणीय प्रवेश। इसमें क्या होगा? पराग नलिका बीजांड में अध्यावरणों से होती हुई प्रवेश करती है। तो ये 3 प्रकार का हमने बीजांड में प्रवेश किसका? पराग नलिका का पढ़ा था। ठीक है। द्वारीय प्रवेश में दूसरा एक और नाम ले सकते हैं अपन, कौन सा? जिस भाग से ये प्रवेश कर रही है उसी के आधार पर इसको बीजांड द्वारीय प्रवेश भी कहते हैं। ठीक है। ये हमने अपना प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे अपन का ख़त्म हुआ था वो रिमाइंड किया है। और इसी के साथ साथ अपन ने डायग्राम भी बनाए थे। डायग्राम में क्या है? पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करानी है? बीजांड द्वारीय सिरे से बीजांड में। दूसरे में पराग नलिका का प्रवेश कहाँ से कराना है? निभाग वाले सिरे से। और तीसरे डायग्राम में हमको क्या करना है?
अध्यावरण, बीच में से बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश कराना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब इससे आगे आता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पराग नलिका का प्रवेश कहाँ तक हो गया, बीजांड तक प्रवेश कर लिया। बीजांड के अंदर की ओर कौन सी संरचना आती है, बीजांड के अंदर की ओर संरचना आती है एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। तो अब हेडिंग डालेंगे पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। ठीक है, सबसे पहली बात हम भ्रूण कोश बना लेते हैं। क्या है भ्रूण कोश? यदि हम पूरे बीजांड का चित्र बनाएं तो इस तरीके का चित्र होता है बीजांड का। ये ठीक है। अब इसमें हमें नाम पता है, ये बाह्य अध्यावरण, ये अंत्य अध्यावरण, ये निभाग, ये बीजांड द्वार, ये बीजांड वृंत, और इसके अंदर की ओर ये वाला जो भाग है ये कहलाता है भ्रूण कोश, ये वाला भाग। ठीक है, अब हम पराग नलिका का प्रवेश पढ़ रहे हैं किसमें, भ्रूण कोश में, इसलिए हमें बाकी का बीजांड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीजांड में प्रवेश हो चुका है पराग नलिका का, तो अपन केवल यहाँ भ्रूण कोश से मतलब रखेंगे। अब ये स्थिति है। ठीक है, अब इस भ्रूण कोश में भी ये जो 7 कोशिकाएं, इनमें से इधर निभाग था तो ये तीनों कोशिकाएं कौन सी हो गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इधर बीजांड द्वार था तो ये क्या हो गया, अंडोपकरण, और ये द्वितीयक केंद्रक। ध्यान रहे, पराग नलिका चाहे बीजांड द्वारीय सिरे से प्रवेश करे, चाहे निभाग से, और चाहे मध्य प्रवेश हो, पराग नलिका की वृद्धि सदैव किधर होती है, अंडोपकरण की ओर होती है। ठीक है, तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर भी 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। कौन कौन से 3 प्रकार होंगे? पहला होता है कि पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करे, भ्रूण कोश भित्ति व किसी एक सहायक कोशिका के मध्य से। दोबारा से पढ़िए, पराग नलिका भ्रूणकोश भित्ति और किसी एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमने लाइन बनाई हुई है ये तो हो गई क्या, भ्रूणकोश भित्ति, ये वाली है ना, और सहायक कोशिका कौन सी है, एक ये है और एक ये है। मध्य वाली कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका। तो तरीका ये है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि निभाग वाले सिरे से बीजांड में प्रवेश हुआ पराग नलिका का, तो ये इस तरीके से वृद्धि करती हुई कहाँ, किस तरफ आकर्षित होती है, अंडोपकरण की तरफ, और इसका प्रवेश कहाँ से हो, यहाँ से, इस जगह से। भ्रूणकोश भित्ति और एक सहायक कोशिका, अथवा ये इधर से भी जा सकती है, यहाँ से, ये भी एक तरीका है। यहाँ भी क्या है, भ्रूणकोश भित्ति और एक सहायक कोशिका है ना, तो किसी एक सहायक कोशिका, यहाँ से भी भ्रूणकोश भित्ति सहायक कोशिका और इधर से भी भ्रूणकोश भित्ति और सहायक कोशिका, एक तरीका।
नंबर दो, पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करे? किसी एक सहायक कोशिका एवं अंड कोशिका के मध्य से। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा तरीका, पराग नलिका जैसे इस तरीके से आती है तो वो प्रवेश कहाँ से करेगी? यहाँ से अंड कोशिका और सहायक कोशिका इनके बीच से, अथवा अंड कोशिका सहायक कोशिका यहाँ से भी, है ना। तो ये पहली कंडीशन, और ये कौन सी हो गई? दूसरी कंडीशन। अंड कोशिका मध्य में है और इसके दोनों साइड में सहायक कोशिका है, तो पराग नलिका सहायक कोशिका अंड कोशिका के इधर से भी बीच में से जा सकती है, या इस सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच में से भी जा सकती है। दोनों कंडीशन है दूसरे नंबर पे। और तीसरी है पराग नलिका किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करे। और तीसरा कंडीशन क्या रहेगी? सीधे सीधे जो पराग नलिका है वो आई और किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश कर जाए। तो इसको हम यूँ भी मान सकते हैं जैसे यूँ आई सहायक कोशिका और अंदर ऐसे चली गई, तीसरी कंडीशन, अथवा इस वाली सहायक कोशिका के मध्य से, तीसरी कंडीशन। ठीक है, तो बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से, और बीजांड में प्रवेश के बाद पराग नलिका का प्रवेश होता है भ्रूणकोश में। ये भी कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? फिर से देखिए, ये पहला जो है वो भ्रूणकोश भित्ति और एक सहायक कोशिका के मध्य से, दूसरा एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से, और तीसरा किसी भी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? ये डायग्राम भी बताया था आपको, समझाने के लिए है। अगर हम चाहें तो हम तीनों की अलग अलग स्थिति बना सकते हैं। कैसे? इसको मिटा दें, तीनों के अलग अलग डायग्राम बनाए अपन। यहाँ पे अपन केवल इतना भाग बना लेते हैं, क्योंकि पराग नलिका का प्रवेश अंड उपकरण की तरफ होगा, तो केवल अंड उपकरण वाला भाग बनाते हैं इस तरीके से। पहली कंडीशन में क्या है? परागकोश भित्ति और सहायक कोशिका, पराग नलिका आई और यहाँ से प्रवेश कर जाएगी इस तरीके से, ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे? पराग नलिका, और ये सहायक कोशिका। ये हो गया पहला डायग्राम। इसके लिए दूसरे डायग्राम में हमको क्या करना है? वही हम अंड उपकरण वाला भाग बनाएंगे, और दूसरी कंडीशन में हमने लिखा है पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करेगी? एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से। तो पराग नलिका इस तरीके से आएगी और यहाँ से प्रवेश कर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे वही पराग नलिका, और यहाँ लिखेंगे इसको अंड कोशिका, और इसको लिखेंगे सहायक कोशिका। ये दूसरी कंडीशन।
ठीक है। थर्ड कंडीशन किस तरीके से बनाएंगे हम? तरीके से, ये कौन सी कंडीशन हो गई? थर्ड हो गई। यानी भ्रूणकोश में प्रवेश अपन 3 प्रकार से बताएंगे, ये 3 प्रकार, और प्रत्येक के सामने इस तरीके का अपन चित्र बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। अब पराग नलिका कहाँ प्रवेश करेगी? भ्रूणकोश में किसी भी एक प्रकार से। ठीक है, अब कहाँ तक पहुँच गए अपन? अंडोपकरण तक पराग नलिका पहुँच गई। इससे आगे की जो प्रोसीजर है वो कहलाता है निषेचन। ठीक है, अब अपन को आवृतबीजी में निषेचन पढ़ना है। निषेचन की परिभाषा सबसे पहले नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। वेरी सिंपल, नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं निषेचन। ठीक है, फिर आता है निषेचन की खोज। एक वैज्ञानिक हैं स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने सर्वप्रथम संलयन को लिलियम में रिपोर्ट किया। सर्वप्रथम संलयन को किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम में रिपोर्ट किया। ठीक है, अब निषेचन के बाद में एक शब्द आता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, ठीक है, अंग्रेजी में इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। द्वि माने दो, डबल माने दो। द्विनिषेचन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है केवल आवृतबीजी पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके खोज के बारे में। खोज, एक वैज्ञानिक हैं S.G. नावाश्चिन ने द्विनिषेचन को, पौधा है फ्रिटिलेरिया, में
रिपोर्ट किया। ठीक है, ध्यान रखना है, निषेचन या संलयन किसने रिपोर्ट किया? स्ट्रॉसबर्गर ने। किसमें? लिलियम में। और जब हम बात करते हैं किसकी? द्विनिषेचन की, जो केवल किस में होता है? आवृतबीजी पौधों में। इसको रिपोर्ट किया एस.जी. नावास्चिन ने। किस में? फ्रिटिलेरिया पौधे में। इसीलिए जब हम निषेचन की खोज पढ़ते हैं तो निषेचन की खोज में एक साथ दो वैज्ञानिकों का नाम पढ़ा जाता है। निषेचन की खोज स्ट्रॉसबर्गर एवं एस.जी. नावास्चिन ने लिलियम व फ्रिटिलेरिया में रिपोर्ट किया। ठीक है, लेकिन जब एक लाइन में ये पढ़ लिया, लेकिन क्लियर होना जरूरी है। क्लियर क्या होना जरूरी है? कि संलयन को स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम में रिपोर्ट किया था और द्विनिषेचन को एस.जी. नावास्चिन ने फ्रिटिलेरिया में रिपोर्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ से आगे अपन, चूंकि आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा जा रहा है, इसलिए हम संलयन जो पढ़ेंगे वो किस प्रकार का पढ़ेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन वाला पढ़ेंगे। द्विनिषेचन जो एस.जी. नावास्चिन ने बताया था उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया पढ़ते हैं अब। द्विनिषेचन, सबसे पहले इसको हम समझते हैं डायग्राम के साथ, फिर उसके बाद अपन इसको किस तरीके से टू द पॉइंट या पॉइंट वाइज हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, है ना। तो समझने का तरीका क्या है कि भ्रूण कोश ठीक है, इस भ्रूण कोश में पराग नलिका का प्रवेश हो चुका है। इससे पहले हमने यही पढ़ा था, 3 प्रकार से किसी भी एक प्रकार से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। अब देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है कि जब पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है तो उसी समय जब बीजांड में प्रवेश हो रहा होता है, उसी समय क्या होता है, इनमें से दोनों में से कोई भी एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है, और विघटित होकर के इस तरीके का एक श्लेष्मीय तंतु रूपी पदार्थ बना लेती है, इस तरीके से, है ना। कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है विघटित, अथवा ये हो सकती है, कोई भी एक। मान लीजिए ये सहायक कोशिका क्या हो गई? विघटित हो गई। अब ये किस में बदल गई? एक श्लेष्मीय तरल में, श्लेष्मीय पदार्थ में, जो तंतु रूपी पदार्थ है। ये श्लेष्मीय पदार्थ जो पराग नलिका बीजांड में अभी प्रवेश करती हुई आगे बढ़ रही है, जिसमें क्या होता है, आगे की ओर कायिक केंद्रक और पीछे की ओर 2 नर युग्मक उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं पराग नलिका। अब ये श्लेष्मीय पदार्थ जो है किसके द्वारा बना? सहायक कोशिका के विघटन से। तो कोई भी पदार्थ यदि किसी संरचना को अपनी ओर गति करने के लिए आकर्षित करता है, वो गति कहलाती है रसायन चलनी गति। कौन सी गति कहते हैं? रसायन चलनी गति। इसका मतलब पराग नलिका की जो वृद्धि है, पराग नलिका की जो गति है, वो कौन सी हो गई? रसायन चलनी गति है ये। ठीक है, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि पराग नलिका इस श्लेष्मीय पदार्थ की ओर आकर्षित होगी। तो अब ये पराग नलिका आगे आकर्षित होती है किधर? इस विघटित सहायक कोशिका की ओर,
और ये आगे इस तरीके से वृद्धि करती हुई कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। यहाँ पहुँचने के बाद फिर पराग नलिका आगे इस तंतु रूपी पदार्थ में प्रवेश कर जाती है इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या उपस्थित है, नर युग्मक। अब यहाँ क्या होगा, भ्रूणकोश के अंदर जैसे ये प्रवेश करेगी तो जब ये तंतु रूपी पदार्थों में प्रवेश कर जाती है उसी समय पराग नलिका के शीर्ष भाग में एक निर्मित हो जाता है छिद्र। छिद्र निर्मित होने से इस पराग नलिका के शीर्ष की जो अंतर वस्तुएं हैं, पराग नलिका के शीर्ष में क्या क्या अंतर वस्तुएं हैं, यहाँ लिखते हैं हम, पराग नलिका शीर्ष कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित हैं। नंबर 1 कायक केंद्रक, कायक केंद्रक कितनी संख्या है, 1, ठीक है। नंबर 2 नर युग्मक कितनी संख्या है, 2, कितने नर युग्मक हुए, 2। तीसरा कुछ मात्रा में कोशिका द्रव्य। ये पदार्थ किस में उपस्थित हैं, पराग नलिका के शीर्ष में उपस्थित है। तो जब इसके शीर्ष में छिद्र होता है तो ये सारे पदार्थ मुक्त हो जाएंगे कहाँ, भ्रूणकोश में, है ना। अब क्या होता है, अब ये पराग नलिका धीरे धीरे यहाँ से अपघटित हो जाती है। अब जो कायक केंद्रक होता है इसका भविष्य क्या है, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, ठीक है। और जो कोशिका द्रव्य वो किस में मिल गया, इस श्लेष्मीय पदार्थ में जो सहायक कोशिका के विघटन से बना। अब हमारे पास क्या शेष बचा, नर युग्मक, कितने, 2, ठीक है। अब यहाँ हम ये 2 नर युग्मक मुक्त हुए। इन 2 नर युग्मकों में से क्या होगा, एक नर युग्मक किससे संलयित हो जाएगा, अंड कोशिका से, क्योंकि अंड कोशिका भ्रूणकोश में मादा युग्मक के समान कार्य करती है या मादा युग्मक के रूप में कार्य करती है। तो एक नर युग्मक किससे संलयित हो गया, अंड कोशिका से, और इस तरीके से ये हो गया एक संलयन। अब बचा शेष दूसरा नर युग्मक, ध्यान देना, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में निषेचन कितनी बार होगा, 2 बार। एक बार एक नर युग्मक और अंड कोशिका का हो चुका है। अब जो शेष बचा एक नर युग्मक, ये संलयित हो जाएगा किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ, यहाँ, ठीक है। 2 बार निषेचन हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है द्विनिषेचन। अब देखिए, जब नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो गया तब ये संरचना परिवर्तित हो गई अंड कोशिका, और क्या कहलाएगी, युग्मज कहलाएगी। युग्मज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, क्योंकि नर युग्मक अगुणित था और अंड कोशिका भी अगुणित थी, तो कैसा हो गया, ये द्विगुणित हो गया, ठीक है। दूसरा नर युग्मक किससे संलयित हुआ था, द्वितीयक केंद्रक से। अब इस संरचना को कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है। अब इसमें इसकी गुणिता क्या होगी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है त्रिगुणित। कैसा होता है, त्रिगुणित। क्यों, क्योंकि द्वितीयक केंद्रक जो बना था, द्वितीयक केंद्रक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बना था। तो द्वितीयक केंद्रक कैसा था, द्विगुणित था, 2n, और उससे एक नर युग्मक संलयित हो गया। नर युग्मक कैसा था, अगुणित। अब जो बनने वाली संरचना है वो कैसी बनी, त्रिगुणित, ठीक है। तो एक युग्मज बन गया और एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। इस प्रक्रिया में निषेचन कितनी बार हुआ, संलयन कितनी बार हुआ, 2 बार। इसीलिए इसको
द्विनिषेचन कहा जाता है। ठीक है, इसी का ऑब्लिक करके हम कर देते हैं त्रिक संलयन। द्विनिषेचन को ही क्या कहा जाता है? त्रिक संलयन। त्रिसंलयन या त्रिक संलयन इसको क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और उसके बाद द्विनिषेचन की प्रक्रिया को आप समझिए, और आपके पास यदि बुक हो तो उसको एक बार पढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू।